हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम अपना 15 यानी 15वां और 16वां अनुच्छेद जो है वो करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 15 हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम भारत देश के अंदर जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, ये अनुच्छेद उसके बारे में है। और हमें क्यों अपने पर्यावरण की और इसके साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए, अनुच्छेद को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसमें प्रचुर वन्य जीवन है। प्रचुर वन्य वन्य मतलब जो वन में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में बात की गई है। यहाँ पर बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी जो हैं वो हमारे भारत के अंदर मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? तो देखिए, जो लालची लोग होते हैं पशुओं को उनकी हड्डियों और खाल और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उनको ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को नदियों में बहने देती हैं जिसमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वनों को काटकर हम उनके वन्य क्षेत्र को जहां पर वो रहते हैं उनको भी घटा रहे हैं, जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपनी पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। तो देखिए, वन्य जीवन के बारे में ये पूरा का पूरा अनुच्छेद था। तो देखिए, अब अपने क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? तो देखिए, शेर को कहा गया है, बाघ को, पक्षी को, या फिर संपूर्ण वन्य जीवन को। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल्यवान विरासत कौन सी है? जो वनों में पाए जाने वाला पूरा का पूरा जीवन है। इसमें हमारे शेर भी आ जाएंगे, बाघ भी आ जाएंगे और दूसरे पक्षी भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कितने कारण दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात की है। देखिए, दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। तो देखिए, लालची लोग क्या करते हैं? पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उनको ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। तो पहला कारण है ये। ठीक है, दूसरा देखिए, अनेक कंपनियां जो हैं वो जहरीले रसायनों को नदियों में बहने देती है जिसे पशु पीते हैं और फिर उसके बाद जो है उनकी जान चली जाती है। तो ये दूसरा कारण है। आगे देखिए, तीसरा, साथ ही हम वृक्षों को काट देते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो जीव हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वनों के अंदर। अगर हम पेड़ों को ही काट कर खत्म कर देंगे तो उनके रहने का जो प्राकृतिक आवास है, यानी प्राकृतिक जो उनका घर है, वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी इनकी संख्या जो है वो कम होती जाती है। तो ये कौन सा कारण है? ये तीसरा कारण है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर 3 कारण जो हैं वो पशुओं को खोने के दिए गए हैं। आगे देखिए, लेखक क्या आग्रह करता है? पशुओं को मारने के लिए कहता है या वृक्षों को काटने के लिए कहता है? पशुओं का व्यापार करने के लिए कहता है या वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए कहता है? लेखक कहता है कि हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पर अनुच्छेद के अंदर किया गया है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है? किसके बारे में बात की है? हमारे पर्यावरण के बारे में या मौसम के बारे में या किसी वैज्ञानिक विधि के बारे में या जलवायु के बारे में? तो देखिए, पृथ्वी ग्रह का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण है। क्या है वो? पर्यावरण। पूरा का पूरा क्या आता है इसमें? पर्यावरण आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन, यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? क्या कहा गया है? अगर हमने इसको नहीं रोका तो क्या होगा? अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारा पृथ्वी ग्रह का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पशुओं को मारना नहीं रोका, पहला ऑप्शन, वृक्षों को काटना नहीं रोका, या भवनों को नष्ट करना नहीं रोका, या अपने पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं रोका। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा कि हमने अपने पर्यावरण को बिगड़ने से बचाना है, पशुओं को मारने से रोकना है, पेड़ों को काटने से बचाना है। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। आगे देखिए, अनुच्छेद नंबर 16 देखिए, इसमें जो है चींटियों के बारे में बात की गई है कि चींटियां जो हैं वो हमें क्या सीख देती हैं। तो देखिए, अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। चींटियां दुनिया की सबसे प्रबल कीटों में मानी जाती हैं
उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास किया जाता है, अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो वह संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रखते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्य ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा है। चींटियों ने हमें सिखाया है कि कैसे गर्मियों में ठंडा रहे और कैसे सर्दियों में गर्म रहें। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें हमेशा शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा अनुच्छेद जो है ये चींटियों के बारे में लिखा गया है। तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया है, चींटियां दुनिया की खालिस्तान कीट मानी जाती हैं। तो देखिए ये क्या है, सबसे प्रबल कीट मानी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, प्रबल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आ जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। सहायक, लोभी, विनोदी, लोभी के बारे में बात नहीं की गई है, विनोदी के बारे में बात नहीं की गई है, सहायक के बारे में भी नहीं बोला गया, हालांकि यहाँ पर सहयोगी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर पहली लाइन के अंदर ही आप देखिए सबसे प्रबल कीट के बारे में बात की गई है। तो दुनिया की सबसे प्रबल कीट जो है वो चींटियां हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे देखिए, चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं, क्या होते हैं, दानी, सहयोगी, ईमानदार, धनी। तो देखिए ये क्या होते हैं, दानी होते हैं। ये दान का कार्य होता है ना, चींटियों को खिलाना क्या होता है, दान का कार्य। तो एक तरीके से वो क्या होते हैं, वो होते हैं दानी होते हैं। ठीक है, दान एक ऐसा कार्य है जिसमें खालिस्तान निहित है। क्या निहित है, मांगना। दान में मांगना होता है, पूछना होता है, लेना होता है कि देना होता है। दान हमेशा देना होता है, यानी लोग क्या करते हैं, चींटियों को देते हैं, क्या, शक्कर, यानी शक्कर रख देते हैं उसके लिए। तो दान जो है वो देने का काम होता है। ठीक है, मांगने का नहीं होता, मांगने का तो होता है भीख मांगना। ठीक है, भिक्षा मांगना। तो यहाँ पर देने का काम होता है दान। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्यों को क्या सिखाया है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए दूसरा पैराग्राफ जो हमने देखा है, दूसरा जो पैरा है उसके अंदर हमने देखा कि अमेरिका के जो आदिवासी हैं वो विश्वास करते हैं मनुष्य ने चींटियों को बहुत कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है कि सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना चाहिए, साथ साथ में गर्मियों में कैसे ठंडा रहे और सर्दियों में कैसे गर्म रहे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जाड़ों में खाना इकट्ठा करें। तो जाड़ों में खाना तो नहीं इकट्ठा करती ना चींटियां, गर्मियों में इकट्ठा करती हैं सर्दियों के लिए। ठीक है, गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहे, हाँ ये सिखाती हैं। शत्रुओं से कैसे लड़े, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। अच्छे भाग्य कैसे बनाए, ये भी बात नहीं की गई है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गर्मियों में कैसे ठंडा रहे ये हमें चींटियां सिखाती हैं। आगे देखिए, संपन्न का शब्द का अर्थ क्या है। संपन्न होता है धनी, संपन्न क्या होता है, धनी होता है। ठीक है, राजभक्त नहीं होता, सहयोगी भी नहीं होता, निर्धन गरीब भी नहीं होता, संपन्न होता है धनी। यानी जो लोग चींटियों को दान देते हैं या उनको कुछ खिलाते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। संपन्न मतलब धनी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों अनुच्छेद पूरे होते हैं। आगे के अनुच्छेद हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय।